गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू टुडेज टॉपिक। बच्चों आज हम लोग जो लास्ट अपना ऑफलाइन क्लास हुआ था, है ना, अगर आपको याद हो तो लास्ट ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर कोई प्लेन है और उस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से एक क्या किया गया, एक डिस्टेंस निकाला गया है, वो डिस्टेंस आपको गिवन है, उसके साथ साथ उस डिस्टेंस के साथ साथ आपको एक यूनिट वेक्टर जो कि प्लेन पे नॉर्मल है वो पता है, तो आप किस तरह से उसके इक्वेशंस को लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था लास्ट क्लास में। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में बताया था वो था कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, है ना, और यही कॉन्सेप्ट करके हम लोग अपने क्लास को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है, आज की जो आपकी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रही है, आज से रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, इसका मेन पर्पस है कल के बताए गए टॉपिक को क्वेश्चन वाइज सॉल्व करना। यानी आज के क्लास का मेन थीम 28.4 और 28.6, बीच का 5 नहीं करना है, मैंने बताया था आपको। 28.4 एंड 28.6 के जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हम लोग अपने आने वाली 40-45 मिनट में करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं बच्चों और शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का इंपॉर्टेंट सा क्लास। बस एकदम प्रेजेंट सर लिखो, फटाक से प्रेजेंट सर लिखो और जुड़ जाओ क्लास में पेन कॉपी लेके। ओके, चलिए देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इसी से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन at a distance of 5 units। कितने यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, 5, फ्रॉम दी ऑरिजिन, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, एंड हैज आई कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। चलो अब जिसको कल का कॉन्सेप्ट याद है वो जरा एक बार इस चीज को ट्राई दे, एक बार इस पे आप कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। वैसे क्वेश्चन काफी आसान है, बनना चाहिए, है ना। तो चलो पॉज करके वीडियो और एक बार इस क्वेश्चन को 2 मिनट काफी है, 2 मिनट ट्राई दो एंड देन फिर सॉल्यूशन पर रिटर्न करना। वैसे हम अभी सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से क्या सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन है बच्चों, आपको निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है सर। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल लेंगे, लेकिन गिवन क्या क्या है, तो दिया है कि जो आपका प्लेन है वो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। कहां से, तो फ्रॉम दी ओरिजिन। अच्छा, मेरा प्लेन ओरिजिन से 5 के डिस्टेंस पे है, तो अगर आपको याद हो तो यहां पे d की वैल्यू हो गई 5, बिकॉज d क्या होता था, d होता था डिस्टेंस फ्रॉम वेयर मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम दी ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन हुआ करता था, याद है ना आपको। अच्छा सर, तो डिस्टेंस d तो दे दिया है सर, है ना। अब आगे दिया है इसी प्लेन का आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो इसके ऊपर नॉर्मल है। ओ मतलब सर हमारा जो ये प्लेन है ना, हमारा जो ये प्लेन आप देख रहे हैं वो प्लेन कुछ ऐसा है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के तरफ ये नॉर्मल हो जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो जा रहा है बच्चों, नॉर्मल हो जा रहा है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस। तो इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, ठीक। अच्छा, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 5 हो जाएगी। और अगर मैं पूछूं कि इस पे परपेंडिकुलर कौन है तो परपेंडिकुलर आई कैप है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, आप ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखते हैं, तो फटाक से आंसर होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या हो जाएगा बता सकते हो, यस सर, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d होता था, अगर आपको याद हो तो,
आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, एन कैप इज इक्वल टू डी। तो इस जगह पे यहां पे डी की वैल्यू 5 है और एन कैप की वैल्यू बच्चों दी हुई है आई कैप। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा आर डॉट आई कैप इज इक्वल टू 5। तो जिन लोगों ने भैया इस क्वेश्चन को बना लिया, जिनसे ये क्वेश्चन बन गया था, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं बना था, आई होप आपको चीजें समझ आई होगी एकदम ध्यान से। नहीं समझ आई तो एक बार उसको रिपीट करके देखो, क्लियर बनेगा। देखो अगर आपको पीछे का क्लास याद होगा ना बेटा, देखो ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको पीछे के क्लासेस याद रखने होते हैं। आप अगर पीछे के क्लासेस याद रखे रहेंगे ना तो आपको ये आगे के सारे क्लासेस समझ आएंगे। लेकिन अगर आपको पीछे के क्लासेस याद नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। थोड़ा सा याद रखो, चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करो, है ना। तो ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का फिगर हो गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और ये उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गई। तो फटाफट इसको उतार लीजिए, बस हम 2 सेकंड के लिए हटेंगे फिर इसको मिटा देंगे। आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन वगैरह उतारिए एंड देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही कर करके सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। डू इट फास्ट, जल्दी कर लो बच्चों। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। अभी पॉज करके लिखना है यार, तुम्हारे पास तो पावर आ गई ना यार, ताकतवर हो गए तुम लोग। पहले क्या था सर वेट करो सर ऐसा है सर, वैसा है सर। अब तो फटाफट स्क्रीनशॉट का जमाना आ गया, है ना, तुरंत स्क्रीनशॉट लोगे, लिख लोगे, कोई दिक्कत। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है सर, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, निकाल लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। which is at a distance of 8 यूनिट, कहां से मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम दी ऑरिजिन। अच्छा, जो प्लेन है वो ऑरिजिन से कितने दूरी पे है, 8 के दूरी पे है। आगे बोलता है एंड विच इज नॉर्मल टू, एंड which is normal to the vector 2i cap plus j cap plus 2k cap। ये कहानी है ना। चलिए बच्चों, आप लोग जिनको इच्छा है, जिनको मन है कि 2 मिनट हम अपने से एक बार ट्राई करें, वो प्लीज वीडियो को पॉज करो और पॉज करके 2 मिनट इसको ट्राई करो। बाकी बच्चे कंसंट्रेशन के साथ समझिए कि इस सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करना है ना, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन को पकड़ना पड़ता है ना। तो आइए जरा पकड़े इंफॉर्मेशन, क्या दिया है सर, वेक्टर इक्वेशन को निकालना है, फाइंड करना है प्लेन का। ठीक है सर, समझ गए सर, करना क्या है, क्या करना है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। किसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, अब ये जो प्लेन है वो कितने डिस्टेंस पे है ऑरिजिन से, 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो भी प्लेन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पर्टिकुलर ऑरिजिन से कितने के दूरी पे होगा, हमारे ऑरिजिन से 8 के दूरी पे होगा। यानी इतना कंफर्म है कि d की वैल्यू 8 हो गई। इतना तो कंफर्म हो गया सर कि हमारे d की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे d की वैल्यू 8 हो गई। बोलो पक्का, हाँ सर एकदम पक्का। अब कह रहा है कि इस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है मेरे भाई, एक नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है सर, इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर बना दो, n वेक्टर बना दो, और वो क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसमें तुमको ऑरिजिन से डिस्टेंस पता है और नॉर्मल वेक्टर पता है। सर एकदम आसान, सर आपने सिखाया है r डॉट n कैप इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो हमारे पास d तो है मेरे पास 8, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में n कैप नहीं है। अब तुम बोलोगे सर है ना, नहीं सर, n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है।
फॉर्मूले में आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए और यहां क्वेश्चन में आपको नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो क्या दिक्कत है सर? हम निकाल लेंगे। अगर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है तो हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकाल लेंगे, जो क्या हो जाएगा एन कैप। क्या हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा एन वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो एन कैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन वेक्टर की जगह लिखो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नीट्यूड आएगी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई 4 4 8 1 9 यानी कि 3। सो दिस विल बी आवर एन कैप वेक्टर। अब हमारा इक्वेशन क्या होगा? एकदम इजी सर। आर के जगह आर, एन कैप के जगह 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई 3 और डी के जगह मेरे प्यारे बच्चों 8। अब यही 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आर डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 24। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात? समझ गए कहानी? तो इस क्वेश्चन में खेल क्या था? इस क्वेश्चन में ओरिजिन से डिस्टेंस दिया था लेकिन नॉर्मल वेक्टर दे दिया था। ऐसा वेक्टर नहीं दिया था जो कि प्लेन पे यूनिट परपेंडिकुलर हो, नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर दिया था। यूनिट के बारे में नहीं बताया था। आपने उसको यूनिट में पहले कन्वर्ट किया और तब उसका क्वेश्चन बनाया। तो जिनसे बन गया था ग्रेट, जिनसे नहीं बना था इस क्वेश्चन को समझो। मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, एक्सरसाइज आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को समझो ध्यान ढंग से एंड देन फिर स्लोली अनफोल्ड होके आपसे बनने लगेगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। बस पटाख से स्क्रीनशॉट लो और काम चालू करो, हम तुरंत इसको मिटाने वाले हैं। ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, है ना? हेलो, ओके। अरे यार पता है बहुत दिनों बाद ना रिकॉर्डेड लेक्चर शूट कर रहे हैं हम लोग, तो एक तो थोड़ी आदत छूटी हुई है और दूसरा डर भी लग रहा है कि इतना मेहनत करके रिकॉर्डेड लेक्चर शूट करो, अब पता चले कि फिर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई ऐसा वगैरह। ठीक है, तो दिक्कत होता है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आइए। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी काफी दमदार है बच्चों। कहता है रिड्यूस द इक्वेशन आर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5 टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है सर, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे एंड उसके बाद क्या बोलता है? एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से मेरे प्यारे बच्चों? फ्रॉम दी ऑरिजिन। और किस पे? तो टू दी प्लेन। प्लेन के ऊपर आपको निकालना है। ठीक है ना? चलिए अब आइए जरा हम लोग इसको अपना सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि बच्चों अगर किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर करिए। क्या इंफॉर्मेशन दिया है सर? ये इक्वेशन है प्लेन का, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है मेरे भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन? आर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन है। अब करना क्या है? हमें इस प्लेन के इक्वेशन को रिड्यूस कर देना है नॉर्मल फॉर्म में। किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। तो एल्गोरिथम समझो, किसी भी प्लेन के इक्वेशन को अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो आपको इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? यूनिट वेक्टर में बदलना होगा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी इक्वेशन, कोई भी प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है जो इस तरह से गिवन है, आर डॉट समथिंग इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, आर डॉट समथिंग इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, तो आपको अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए आपको इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना होगा।
और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन ने बोला कि r डॉट 3i कैप 4j कैप प्लस 12k कैप बराबर 5 को यूनिट वेक्टर में बदलो, तो हम इसको दोनों तरफ इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ क्यों करेंगे अभी मैं बता रहा हूं, दोनों तरफ क्यों करेंगे। 9 प्लस 16 प्लस 144 और इधर भी करेंगे। देखिए ये जो डिवीजन है ना, ये आपने अपने मन से किया है। तो अगर आप LHS की तरफ कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए RHS की भी तरफ करना पड़ेगा। अब इससे फायदा देखो क्या हो गया, ये तो चलो आपका R वेक्टर हो गया। यार ये दिख रहा है ना तुम लोग को, मेरे को मतलब शक हो रहा है कि दिख रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं ना यार, हम इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो क्या हो गया, R इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, और नीचे हो जाएगा 16 और 25 यानी कि 13। क्या हो जाएगा बच्चों 13, और इधर हो जाएगा 5/13। अब आप देखो, अगर गौर से देखो, पिक्चर मिलाओ, पिक्चर मिलाओ। आपका नॉर्मल फॉर्म होता है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। सो r के जगह देखिए पिक्चर में आ रहा है, और ये एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप है, तो ये 100% एन कैप का रोल प्ले करेगा। तो ये जो बचा आपका, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन प्ले कर रहा है। तो जैसे ही आप गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदल दिए, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपने आप मिल गया। कितना मिल गया 5/13। तो दोनों ही क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया। मैं फिर बता रहा हूं, देखो बेटा, वेक्टर एंड 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एल्गोरिदम पे पकड़ होना चाहिए। आप 1 लाख क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, 1 लाख क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा एल्गोरिदम पे पकड़ नहीं है तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला यार, याद रखो इस बात को। और तुमने 2 क्वेश्चन कर रखा है और तुम्हें उसकी एल्गोरिदम समझ आ रही है कि वो हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप हर एक क्वेश्चन वेक्टर 3D का कर पाएंगे। तो एकदम आराम से इस बात को समझिए कि इस क्वेश्चन का एल्गोरिदम क्या है, क्या पैटर्न है। आपको एक नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन दे देगा, वेक्टर फॉर्म में दे देगा, r डॉट कोई वेक्टर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि इस वेक्टर को, इस वेक्टर इक्वेशन को बदल दो नॉर्मल फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से LHS की तरफ और RHS की तरफ डिवाइड कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका ये इक्वेशन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, बदल जाएगा। किस फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में। और जैसे ये करोगे तुम्हें मिल जाएगी। ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया तो अगर पिक्चर मिलाएं तो r की जगह r, एन कैप की जगह एन कैप, तो 100% ये d होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी मिल जाएगा। समझ गए? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप बस इतना काम करिए, इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लो। हम हटेइए यार, देखा स्क्रीनशॉट ले लिया यार। सब होशियार बच्चे पड़े हैं, सब के सब होशियार। और जो जो वीडियो देख रहा है भैया, वीडियो शुरू करने से पहले आदत डाल लो। जो मेरे पुराने बच्चे उनको तो पता है प्रेजेंट सर लिखना बहुत जरूरी है। कि कौन कौन देख रहा है हम लोग को पता चलेगा। तो प्रेजेंट सर लिखिए और ईमानदारी से देखिए, ठीक है। चलिए सर 14th नंबर पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी 14th नहीं है, 4th नंबर क्वेश्चन पे, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे पास टोटल RD शर्मा में 8 एग्जाम्पल है, 8 एग्जाम्पल हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे असल में डाउट की गुंजाइश ना हो, आपको डाउट कम फंसे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन हम ही करा दें आपको, है ना। खास करके सारे एग्जाम्पल्स। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको प्लेन की इक्वेशन रिड्यूस करनी है। x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 12 टू नॉर्मल फॉर्म। किस फॉर्म में करना है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में करना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या करना है, एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी करना है। उसके बाद बोलता है ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द
नॉर्मल, डायरेक्शन क्वेश्चन नॉर्मल टू दी प्लेन। भाई बड़ा चीज पूछ गया यार, ये तो एक छोटे से क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ गया है कि नहीं सर। लेकिन आइए हम लोग बना लेंगे यार, हम लोग को क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। अब की बार आपको फिर से एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, लेकिन इस बार जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है वो प्लेन वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा प्लेन है x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 12। ये हमारा प्लेन दे दिया। अब आपसे बोल रहा है कि आपको इस प्लेन को रिड्यूस कर देना है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो समझिएगा, यहां फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आपके पास मिले ax प्लस by प्लस cz बराबर d कोई इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन किस चीज का होता है सर जी? ये इक्वेशन प्लेन का होता है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल है। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए जो तरीका होता है वो सिंपल है। ax प्लस by प्लस cz लिखिए, d भी लिखिए। इस तरफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और इस तरफ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो फॉर्मेट आपको मिलेगा ये इसी प्लेन का नॉर्मल फॉर्मेट होगा। कौन सा फॉर्मेट होगा? नॉर्मल फॉर्म होगा, है ना, ये नॉर्मल फॉर्म होगा। क्लियर हो गई बात? अब अगर ये नॉर्मल फॉर्म है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी पूछेगा। जी हाँ, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहलाएगा। तो सर अगर वेक्टर फॉर्म में दे तब तो काफी आसान है, आप बता चुके हो। लेकिन अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दे दे और उसके बाद बोले कि इसको आप रिड्यूस करिए नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या तरीका होता है? इस दोनों साइड सेम सेम चीज लिखते हैं और x के कॉफिशिएंट a है, y का b, c का z के रूट अंडर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से ये जो पूरा फॉर्म बना ये आपका नॉर्मल फॉर्म में बदल जाता है। और ये जो हिस्सा होता है इक्वल टू के इधर वाला ये कांस्टेंट हिस्सा जिसमें कोई x कोई y कोई z नहीं है, दिस हिस्सा इज नोन एज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहते हैं। अब अगर हम तुमको इस क्वेश्चन पे आए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो आइए रिड्यूस कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में। क्या करेंगे सर? लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 12। दोनों ही तरफ डिवाइड कर देंगे। किस चीज से डिवाइड कर देंगे? रूट अंडर 1 प्लस 4 से, जो कि हो जाएगा 12 अपॉन रूट अंडर 9। तो आप देखिएगा हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 ना, ठीक, माइनस 2/3y माइनस 2/3z इज इक्वल टू 12/3 यानी 4। ये कहानी आ गई आपकी। तो आपका इक्वेशन ये हो गया, ठीक है ना। अब मुद्दा ये है सर, आगे भी कुछ चीजें पूछ रहा है, बोल रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। सो दिस विल बी योर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर हमसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या लिखोगे? 4 लिख दोगे। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है? 4 लेंथ है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सर डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो ये जो x का, y का और z की कॉफिशिएंट होती है नॉर्मल फॉर्म में, वही डायरेक्शन कोसाइन होती है। फिर मेरी बात को सुनना, कार्टेशियन इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में लिखा है उस नॉर्मल फॉर्म के कार्टेशियन इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट ही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हमसे कोई डायरेक्शन कोसाइन डीसी पूछ रहा है तो हम 1/3 लिखेंगे, -2/3 लिखेंगे एंड अगेन -2/3 लिखेंगे। तो हमारा तीनों हिस्सा यहां से निकल गया। अब एक काम करो, तुमने इसमें इतने तक में तुमने सीखा क्या? पहले एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज एल्गोरिदम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाक से हम मिटाते हैं। कुछ कंक्लूटिव बातें जिसको हम लोग कंक्लूड किए हैं, पूरा कंक्लूड करके निकाल रखे हैं, उसको बात करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू इट फास्ट, चलो जल्दी से कर लो। ओके, हो गया होगा स्क्रीनशॉट? डन, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम यहां तक में ना कुछ बातें आपको जरा एक बार वो करा दे, रिवाइज करा दे, दिमाग में ला दें आपके कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी बात। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बालकों, सबसे पहली चीज, फर्स्ट चीज, अगर आपका कोई इक्वेशन है r डॉट
ए वेक्टर इज इक्वल टू डी, तो ये कहलाता है नॉर्मल माने वेक्टर फॉर्म। ये क्या कहलाता है? वेक्टर फॉर्म। किस चीज का वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। किसी प्लेन का वेक्टर फॉर्म कहलाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन को आप रिड्यूस कर दें, किस फॉर्म में रिड्यूस कर दें? आप रिड्यूस करना चाहते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म में। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ आर डॉट ए वेक्टर के तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करना होता है और डी के तरफ भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा आपको मिला, ये हिस्सा होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। कहां से मेरे प्यारे बच्चों? फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। आई होप आपको खूब बढ़िया समझ आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला दूसरा। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिल जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो ये क्या है सर? ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। किसका? प्लेन का। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि इस कार्टेशियन इक्वेशन को मेरे भाई रिड्यूस करो, किस में रिड्यूस करो? तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो। नॉर्मल फॉर्म में, कार्टेशियन का ही नॉर्मल फॉर्म। तो आपको क्या लगाना होता है? आप ए एक्स लिखते हैं, बी वाई लिखते हैं, सी जेड लिखते हैं, बराबर डी लिखते हैं। इस तरफ डिवाइड कर देते हैं एक्स के कॉफिशिएंट के स्क्वायर से ऐसा, और इस तरफ भी उसी चीज से डिवाइड कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म बन जाता है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा बनता है आपका डिस्टेंस ऑफ प्लेन। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से। आई होप आपको ये भी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है ना बालकों, कोई दिक्कत? तो ये 4 नंबर के एग्जाम्पल तक से जो आपने थ्योरी सीखा, वो ये एक इंपॉर्टेंट सा, एक छोटा सा थ्योरी आप लोगों ने सीख लिया। 4 नंबर के क्वेश्चन से जो आपने थ्योरी सीखा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट सा सीख रखा है। कोई दिक्कत? आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि करना क्या है क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो। थोड़ा सा होता है टिपिकल, और एक तो ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा और दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, आप चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना? डू इट फास्ट, जल्दी करिए। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा छोटा रहे, और मैं देखूँ कि ठीक है सारी चीज़ें ढंग से बनी है कि नहीं, और तब फिर हम लोग इसी चीज़ को लंबा लंबा करते चले जाएंगे। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क है कि आप 28.4 एक्सरसाइज को बना लीजिएगा। उसके साथ साथ 4 एग्जाम्पल्स अभी बचे हुए हैं मेरे भाई, उन 4 एग्जाम्पल्स को भी अटेम्प्ट कर लेना। आज दोपहर में 3 बजे, है ना, जो दोपहर का हमारा टाइम है 3 बजे, उस 3 बजे हम लोग जुड़ेंगे जूम क्लासेस पे। हम जूम का लिंक आपको 3 बजे भेज देंगे, आप 3 बजे जूम क्लासेस पे जुड़िएगा, और 3 बजे हम लोग 28.4 तक के क्वेश्चन का जो भी दिक्कत होगा, उस दिक्कत को उसमें पूछ के आपसे सॉल्व करा देंगे। तो हमारी थ्योरी, मेरा एग्जाम्पल कराना रिकॉर्डेड लेक्चर पे होगा, और आपका डाउट, आपके दिक्कतें सारी की सारी हम लोग लाइव जूम क्लासेस के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूं, आप अपने बिहार बोर्ड के दोस्तों को बता दीजिएगा। आज से तो नहीं, लेकिन कल से, कल 12 या 13 तारीख है ऐसा ही कुछ, कल से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि डेली के डेली कम से कम 25 क्वेश्चन हम लोग बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। डेली 25 से 30 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, यूट्यूब पे ही लाइव लेके आऊंगा उस चीज़ को पीडीएफ फॉर्मेट में, और हम लोग डेली उस 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि हम आज ही से लेके चले आए। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने बाकी बिहार बोर्ड के दोस्तों से बता दीजिएगा, या जो बच्चे बिहार बोर्ड के वो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन को लेते हुए हम लोग डेली 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब पे लाइव, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। चलो बाय बाय।